नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक, कुछ बहुत कड़े फैसले का प्लान बन रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही फोड़ा हिंदू ग्रोथ रेट का बुलबुला, पूरी कांग्रेस में क्यों हड़कंप मच गया। कांग्रेस ग्रोथ रेट वर्सेस एनडीए ग्रोथ रेट, गजब की लड़ाई। मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का ट्रेलर दिखा दिया। टीएमसी में भाईपो बनाम वफादार अभिषेक बनर्जी पर ममता के करीबी भी क्यों खफा हैं। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी को क्या अल्टीमेटम दे चुके हैं। ममता ने क्या सच में पूरी ताकत झोंक दी। विरोधी गुट 19 एमपी नहीं जुटा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने कसा शिकंजा, अब चाहकर भी ममता नहीं बचा पाएंगे। भारत के रसीले आम को लेकर जापान तक क्यों हंगामा है। भारत के आम में ऐसा क्या पाया गया है। आम, लीची, तरबूज जैसे रसीले भारतीय फल को लेकर सच में कोई साजिश, जो दवा है वो सही है क्या। हॉर्मुज बंद, क्रूड ऑयल फिर से महंगा, क्या फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले। भारतीय नाविकों को अमेरिका ने बनाया निशाना, यूएन तक पहुंचा मामला। ट्रंप और क्या क्या करें। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। लोटा, मटका, सुराही जिसका इस्तेमाल कभी हर घर में हुआ करता था, आज भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनके नीचे का हिस्सा फैला हुआ और मुहाना गर्दन नुमा होता है, लेकिन ऐसा क्यों, सोचा है कभी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक, कुछ बहुत कड़े फैसले का प्लान है क्या। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही फोड़ा हिंदू ग्रोथ रेट का बुलबुला, पूरी कांग्रेस में हड़कंप मच गई। कांग्रेस ग्रोथ रेट वर्सेस एनडीए ग्रोथ रेट, गजब की लड़ाई। मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का ट्रेलर दिखा दिया है। आज पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले 4400 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि 4400 दिन पूरे हो गए हैं। अभी कल ही पीएम मोदी ने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया और आज नए जोश, नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के मिशन में जुट गए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काम खत्म करने के बाद दूसरे काम के लिए लग जाते हैं बॉस, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब 2047 के लक्ष्य के लिए लग गए। पीएम मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक ली। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या फैसले लिए गए, मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विकास का कौन सा मंत्र दिया है, ये आज आपको बताने वाला हूं। भारत के लिए नीति आयोग वो पॉलिसी थिंक टैंक है जो भारत की जरूरतों और मौकों के हिसाब से योजनाएं बनाता है। इसीलिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने तो उन्होंने सबसे पहले उस योजना आयोग को रिफॉर्म करके रिबूट किया, जो देश के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। योजना आयोग में कई खामियों को दूर करने के बाद पीएम मोदी ने इसके एक्स्ट्रा को दुरुस्त किया और एक नया नाम दिया, नीति आयोग। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, और यहीं से इंडिया की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी की शुरुआत होती है, जो अब ऐसी स्पीड पकड़ चुका है कि 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और मजबूत हो चुका है। मोदी रुकने वाले नहीं है बॉस। ऐसा नहीं है कि मोदी पीएम की कुर्सी पर 12 साल बिताने पर कंफर्ट जोन में चले गए। होता ना कई बार कि अरे बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में आराम नाम का कोई शब्द ही नहीं है बॉस। कल पूरे देश ने उनके मजबूत इरादों की धाड़ फिर से सुनी। कल एनडीए की बैठक में मोदी ने ठोक कर कहा कि राष्ट्र हित में कई बड़े और कड़े फैसले तेजी से लिए जाए। मोदी किन फैसलों की ओर इशारा कर रहे थे, आगे आपको बताने वाला। आजकल कांग्रेस और राहुल गांधी अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाला ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने आंकड़ों के साथ बता दिया कि भारत ने ग्रोथ रेट में क्या कमाल करके देखा। मोदी ने यह भी बता दिया कि अर्थव्यवस्था की कमजोर ग्रोथ रेट कब थी, किसके शासनकाल में थी, और कांग्रेस की सरकारें देश की धीमी अर्थव्यवस्था का ठिकरा देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर कैसे फोड़ती थी। हिंदू ग्रोथ रेट जैसा टर्म कहां से आया, किसने पहली बार यूज किया, और यह टर्म यूज करने के पीछे सोच और साजिश क्या थी, आज यह भी आपको बताने वाला। भारत जिस स्पीड से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, अब मोदी उसी स्पीड को सुपर स्पीड में बदलने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, इसका ट्रेलर भी मोदी ने कल दिखा दिया। डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पीएम मोदी ने कल वो ऐलान कर दिया जिसके बारे में 2014 के पहले सरकारें सोच भी नहीं सकती थी और सोच ही नहीं रही। वो इतना सोचते ही नहीं थे। उनको लगता था कि 5 साल तक कुर्सी पर जमे रहे, फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव जीते और फिर 5 साल अपनी कुर्सी बचा कर रखे। इसके आगे वो नहीं सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कुर्सी के साथ साथ देश के लिए सोचते हैं। वो चुनाव में प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो उससे पहले देश में आगे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए और कितनी स्पीड से करना चाहिए, यह सब प्लान कर लेते हैं। इसके बारे में आज आपको बताने वाला, लेकिन पहले एक ट्रेलर आपको दिखा। देश हित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं। आज पीएम मोदी ने दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ली। इस बैठक के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह बैठक मोदी सरकार 3.0 का रिबूट है, क्योंकि जब पीएम मोदी खुलकर खेलने वाले हैं, अब बड़े और कड़े फैसले लेने वाले हैं और देश के ग्रोथ रेट के इंजन का गियर चेंज करने वाले हैं, यह तैयारी चल रही है। इस बात का अंदाजा आज पीएम मोदी के उस संदेश से भी लगा जो उन्होंने आज नीति आयोग की बैठक में दिया है। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों का आदान प्रदान विकास का आधार होना चाहिए और नीति आयोग राज्यों के लिए एक ऐसे मंच की भूमिका निभा सकता है जहां वो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकें। यानी कि पीएम मोदी चाहते हैं कि नीति आयोग वो प्लेटफॉर्म ना बने जहां सभी राज्य शिकवा शिकायतें करें, राजनीति का अखाड़ा बना दे उसके, बल्कि नीति आयोग वो मंच बने जहां सभी राज्य मिलकर अपने राज्य की तरक्की के लिए काम करें और एक दूसरे के बेहतरी डेवलपमेंट मॉडल को अपनाएं। और यही तो संघीय व्यवस्था का आधार है बॉस, क्योंकि कोई भी देश राज्य में बटा होता है तो फिर वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब देश राज्यों में बटा होता है और एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे, आगे बढ़ने की नीति और नियत रखेंगे, तो सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच जाए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जहां हर राज्य की अपनी सरकार होती है, वो केंद्र के सहयोग से अपने राज्य का विकास करती है और जब राज्य विकास करते हैं तो देश विकास करता है। पीएम मोदी भी इसी मॉडल पर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटे हुए। बॉस, कल पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में ऐसी बात कह दी कि इंडी गठबंधन भीतर तक हिला हुआ है। मोदी ने सीना ठोक कर कह दिया कि अब और तेजी से बड़े और कड़े फैसले लिए जाएं। मतलब इंडी गठबंधन के जो नेता ये नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए थे कि सहयोगी दलों के भरोसे तीसरी बार सरकार चला रही बीजेपी की मोदी सरकार अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती जैसी आपने देखी और ना उनके इरादे और उनके अल्फाज ऐसे होते। यानी कि मोदी ने इशारा कर दिया कि इंडी गठबंधन ने एकजुट होकर भले ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठने वालों में से नहीं है। मोदी सरकार फिर से ताकत जुटाई और देश की नारी शक्ति को उनके हिस्से का अधिकार दिलाने की जोरदार कोशिश करेगी। इससे पहले भी पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे कड़े और बड़े फैसले लिए जिसके बारे में विपक्ष ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा क्या, कभी विपक्ष के दिमाग में भी नहीं आता होगा, क्योंकि विपक्ष तो हर चीज को वोट बैंक से जोड़कर और तौलकर देखता था। विपक्ष को ना उम्मीद थी कि मोदी और उनकी पार्टी और सरकार की परवाह मोदी किए बिना कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कभी विपक्ष ने सोचा ही नहीं होगा। तो राष्ट्रहित में मोदी कैसे फैसले लेते हैं, एक बार फिर से मोदी ने साफ कर दिया। आप देखिए कि जब मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने, तब उन्होंने 900 दिनों के भीतर ही जाली नोटों का नेक्सस खत्म करने के लिए नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया और देश का टैक्सेशन सिस्टम सुधारने के लिए 1132 दिनों के भीतर जीएसटी का फैसला ले लिया। अब सोच रहे हैं बॉस, इतने बड़े बड़े फैसले
और मोदी सरकार ने ऐसा लिया कि सब देखते रहे। जब मोदी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने 61 दिनों के भीतर ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म कर दिया। और इस कड़े फैसले के 6 दिन के बाद ही, यानी कि 2019 में दूसरी बार पीएम बनने के मात्र तब 67 दिनों के भीतर ही आर्टिकल 370 को खत्म करके सबसे बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया और देश को एक नासूर से आजाद करा। और यही नहीं, 2019 में दूसरी बार पीएम बनने के महज 195 दिन के बाद ही मोदी ने सीए कानून बना दिया। बॉस 2020 में जब कोरोना महामारी दुनिया में दस्तक दे रही थी, मोदी ने तभी भांप लिया था कि गरीबों के लिए रोटी का संकट आने वाला है। इसलिए मोदी ने 2019 में सरकार बनने के 300 दिनों के भीतर ही 80 करोड़ गरीबों की मुफ्त अनाज देने का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। यह स्कीम पिछले 6 साल से लगातार चालू है। इस बार भी मोदी सरकार 3.0 में मोदी ने सरकार बनाने के 300 दिनों के भीतर ही वक्त संशोधन कानून बना दिया। और कल पीएम मोदी ने एक बार फिर से बता दिया कि राष्ट्रहित में बड़े और कड़े फैसले और तेजी से लिए जाएंगे। एक बार सुनिए। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारत की जिस चमचमाती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बनाने में राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिला चुके हैं और कांग्रेस कैसे मोदी सरकार के विरोध में देश विरोधी बयानबाजी पर उतर आई है, यह भी आप देखिए। कांग्रेस जोर जोर से इस बात पर ढिंढोरा पीट रही है और इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। यही काम कांग्रेस की पूर्व सरकारों के दौरान भी होता था, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने कल एनडीए की बैठक में हिंदू ग्रोथ रेट टर्म का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस भारत के धीमे विकास के लिए इसे जिम्मेदार ठहराती। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द पहली बार कब इस्तेमाल हुआ, आपको बताने वाला हूं। आप देखिए कि सबसे पहले 1978 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल किया। राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। आजादी के बाद 1950 से 1980 के दशक के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 4% थी और उस दौर में हिंदुओं की प्रजनन दर कम थी। इसी पर राजकृष्ण ने तंज कसते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे हिंदुओं की प्रजनन दर से जोड़ दिया था, जो उस वक्त काफी कम थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि देश की आर्थिक हालत भी ऐसी ही बन चुकी। उस वक्त उनके कहने का मतलब यह था कि देश की विकास दर और हिंदुओं की प्रजनन दर एक समान। लेकिन 2023 में इस शब्द का इस्तेमाल पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फिर से कर दिया। बॉस रघुराम राजन ने 2023 में कहा कि भारत की विकास दर खतरनाक रूप से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंच चुकी है। और कल पीएम मोदी ने इस शब्द के लिए कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए उन्होंने कहा। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय।
जिस वक्त कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हर मंच पर चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बर्बाद होने वाली है, राहुल अलग ही अर्थशास्त्री बने हुए हैं, तब देखिए कि पूरी दुनिया में किस देश का क्या हाल है। 2025 में भारत का ग्रोथ रेट 7.7% रहा। चीन का ग्रोथ रेट इस दौरान 5% रहा से। अमेरिका 2.1%, यूके 1.3%, जापान 1.1%, फ्रांस 0.80% और जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.20% रहा। सुनिए कि पीएम मोदी ने देश की ग्रोथ रेट पर क्या कहा है। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। यह सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो इसके पीछे मोदी सरकार की कड़ी मेहनत और बड़े फैसले हैं बॉस। ये मोदी ने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई और भी कई नए फैसले लिए गए मोदी सरकार में। यानी कि मोदी सरकार का फोकस क्लियर था कि विकास की इस दौड़ में कोई पीछे नहीं छूट जाए। सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इसको। हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। भारत अब मेड इन इंडिया की उड़ान भर रहा है बॉस। आज ये तस्वीर देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस नजारे को देखने की कल्पना तक नहीं। ये मेड इन इंडिया C-295 प्लेन है। ये भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट है, यानी कि मोदी सरकार से पहले किसी सरकार ने सोचा ही नहीं कि देश में एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाए। भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान में वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। यह उड़ान विमान के पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण फेज है और भारतीय एविएशन और रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप देखिए कि मोदी के कौन कौन से फैसले लिए जिसके बारे में किसी सरकार ने सोचा तक नहीं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021, 1 सितंबर 2025 तक 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर 1.60 लाख करोड़ का निवेश है। 6 राज्यों में यह हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ाया है। भारत दुनिया के 84 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया जैसे देश भारत के शीर्ष रक्षा खरीदारों में शामिल हैं। PLI स्कीम के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। PLI का मतलब है कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं चालू कर दी गई। डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ा भारत। UPI की शुरुआत 2016 में RBI के द्वारा की गई, जो कि भारत का एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। स्टार्टअप इंडिया स्कीम दिसंबर 2025 तक 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा हुआ है। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 45% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक है या फिर उसमें भागीदारी। एक दशक पहले भारत में 500 से कम स्टार्टअप्स थे।
यह अभियान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की भारत की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए कि 2014 में $1 बिलियन के से अधिक वैल्यू वाली केवल 4 निजी स्वामित्व वाली कंपनियां थी, जो कि आज बढ़कर 120 से अधिक हो गई। इनकी जो कुल वैल्यू थी वो $350 बिलियन से ज्यादा है। अब मोदी का विजन देखिए बॉस। आज मोदी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द भारत का हर नागरिक मेड इन इंडिया प्लेन में उड़ान भरेगा। आप सुनिए। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे। वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्तों। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितने सपने देखे हैं, जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, सब वो पूरा कर लेना चाहते हैं और तय वक्त में कर लेना चाहते हैं। 2047 तक भारत को वो विकसित करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं और यही लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा टीएमसी में भाईपो बनाम वफादार, अभिषेक बनर्जी पर ममता के करीबी भी क्यों खफा हैं, कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी को क्या अल्टीमेटम देने वाले हैं, उन्होंने क्या कह दिया है, ममता ने क्या सच में पूरी ताकत झोंक दी है, विरोधी गुट 19 एमपी नहीं जुटा पाएंगे क्या, अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने कसा शिकंजा, अब चाहकर भी ममता नहीं बचा पाएंगे। ममता बनर्जी अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। जिस पार्टी को उन्होंने अकेले दम पर खड़ा किया, आज उसी पार्टी को अपने सामने बिखरता हुआ देख रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को उनके ही विधायकों और सांसदों ने झटके पर झटका देना शुरू कर दिया। आज ममता बनर्जी के तीसरे राज्यसभा सांसद प्रकाश बड़ाइक ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप देखिए कि 15 साल तक बंगाल की सत्ता संभालने वाले ममता बनर्जी के पास अब लोकसभा में 28 में से 8 सांसद बचे हुए, राज्यसभा में 13 में से 10 सांसद बचे हुए, विधानसभा में 80 में से सिर्फ 15 विधायक बचे हुए। अब सोचिए बॉस, ये 1 महीने में कितना खेला हो गया। ममता बनर्जी कहती रही थी कि बंगाल में खेला होवे, लेकिन जनता ने टीएमसी के साथ खेला किया और उसके बाद अब टीएमसी के नेता ही ममता बनर्जी के साथ खेला कर, यानी कि कुल मिलाकर 23 सांसद और 65 विधायक पिछले 1 महीने में ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी भी नाराज हो गए बॉस। कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी को अभिषेक और उनमें से किसी एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी क्यों नाराज हो गए हैं, यह आपको बताने वाला। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने ममता बनर्जी के साथ वफादारी की बात तो कही, लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर गुस्सा जता दिया। अभिषेक बनर्जी को लेकर टीएमसी में इतनी नाराजगी क्यों है, ममता बनर्जी क्यों अभी भी भाईपो प्रेम में उलझी हुई हैं, ये सब आपको बताने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो। अभिषेक बनर्जी का माफी काफी के लेके चलेंगे तो हम नहीं हैं। मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। पर सच का सामना नहीं कर पा रहे। सच तो यही है कि भतीजे और परिवार के मुंह में पार्टी जा रही है। जब तक सत्ता थी तब तक साथ था, तब तक आप देखिए कि नेता क्या क्या बोलते थे, क्या क्या कहते थे, कैसे टीएमसी के लिए बैटिंग और बॉलिंग क्या करते थे, फील्डिंग क्या करते थे। लेकिन आज ममता बनर्जी अकेली पड़ गई। बंगाल की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक बनर्जी की हो रही है। ममता बनर्जी पर उन्हें संरक्षण देने और पार्टी के पुराने नेताओं से ज्यादा तवज्जो देने के आरोप लग रहे हैं। हालात यह है कि जितने भी विधायकों और सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, सभी नेता अभिषेक बनर्जी पर हमलावर हैं, लेकिन ममता बनर्जी भाईपो का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी मुश्किल में फंस गए।
विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि आज अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ गया। अभिषेक बनर्जी आज ही दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद अभिषेक बनर्जी अपने घर पहुंचे, जहां से सीधे सीआईडी के ऑफिस पहुंच गए। कोलकाता के सीआईडी ऑफिस से हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। सीआईडी के सूत्र बताते हैं कि उन्हें वही रेजोल्यूशन बुक यहां पर लानी होगी जिसमें उनके भी दस्तखत है और साथ ही वो प्रपोजर भी है, और उसी से जो है हैंडराइटिंग मैच नहीं करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक ने लगाया था। साथ ही हम दिखा रहे हैं कि इस सीआईडी के दफ्तर में किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और साथ ही सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और इस बीच अभिषेक बनर्जी पहुंच गए हैं सीआईडी के दफ्तर और फिलहाल इसी फर्जी साइन मामले में उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। अभिषेक बनर्जी आज सीआईडी दफ्तर में तो पेश हो गए, लेकिन उनके लिए राहत इस बात की ही है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। वहीं कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज 6 बजे से पहले पेश होने को भी कहा था। जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बनर्जी पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां उन पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ममता बनर्जी के सबसे करीबी कल्याण बनर्जी ने बगावत कर दी। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के रवैये से नाराज थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या फिर अभिषेक बनर्जी के साथ। सुनिए कि कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को लेकर विरोध क्यों तेज हो रहा है। ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहा है, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। अब तो कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बहुत अहंकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला अभिषेक बनर्जी से जुड़े विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले का है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सीआईडी के जांच के मामले की पैरवी कल्याण बनर्जी ही कर रहे थे। कल्याण बनर्जी के मुताबिक उन्होंने रात भर जागकर केस की तैयारी की और इस मामले में कार्यवाही को लेकर उन्होंने जज से मिलने का समय भी लिया, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उन्हें बिना बताए इस केस से अचानक हटा दिया। गजब कर दिया। अब सोचिए कि जो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, जो बचाने के लिए कोर्ट में क्या करना है नहीं करना है वो सब तैयारी कर रहा है, जो खुद और अपने बेटे के साथ मिलकर रात भर सारे पन्ने पलट रहा है, उसको तुरंत हटा दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको एरोगेंसी बोलते हैं। और सीआईडी का केस एक बेहद जूनियर वकील को सौंप दिया। अपमानित महसूस होने के कारण कल्याण बनर्जी और उनके वकील बेटे ने इस केस से खुद को अलग कर लिया। सुनिए केस से अलग होने के बाद कल्याण बनर्जी ने क्या बताया और किस बात को लेकर उनमें गुस्सा दिखाई दिया। तो अब जब फाइल किया, हमारे साथ बात नहीं की, उसने किया ये सर्च इलीगल है ये बोल के, तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है। नहीं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। हाँ ठीक है, ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो। हमारा कोई
इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो। हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो। आप देखिए कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ दिया, लेकिन ममता बनर्जी को अपने ही नेताओं की बात ही सुननी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा था, जिस पर वो आंख बंद करके बैठी हुई थी। अभिषेक बनर्जी से कैसे भीतर ही भीतर लोग नाराज चल रहे थे और उस गुस्से का इजहार अब कर रहे हैं, जब लोगों को पता लग गया कि भाई अब सत्ता नहीं है तो ताकत नहीं है, अब कुर्सी नहीं है तो अभिषेक बनर्जी बिगाड़ क्या लेंगे, इसीलिए खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये कल्याण बनर्जी और बाकी नेता, सांसद और विधायक जो छोड़कर गए हैं बीजेपी के थोड़े ना थे, ये तो टीएमसी के ही थे ना भाई। सुनिए कि टीएमसी के अंदर और टीएमसी के बाहर अभिषेक बनर्जी का किस तरह से, किस लेवल पर विरोध चल रहा है बॉस। पर एक और झटका कल्याण बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के एरोगेंस, अहंकार और एसी रूम पॉलिटिक्स से हम हारे और उनको अटैक किया है। अब बताइए, सभी लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी है, पर ममता बनर्जी भतीजे के मुंह में इतना डूबी हुई है कि वो बीजेपी को दोष देती है, किसी और को दोष देती है। अब कांग्रेस के साथ मिलने के कगार पर आ चुके हैं, पर सच का सामना नहीं कर पा रहे। सच तो यही है कि भतीजे और परिवार के मुंह में पार्टी जा रही है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा, आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज, अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। अब सोचिए कि जो ममता बनर्जी बीजेपी पर एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाती रही हैं हमेशा से, उन्हीं के पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद, विधायक सब आरोप लगा रहे हैं कि अपनी पार्टी जब सत्ता में थी तब कैसे एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने ही नेता को परेशान करते थे अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करे। अपने ही नेता डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जो आरोप बंगाल में लगता था कि डर और भय से बंगाल भरा हुआ है और बीजेपी जो कहती थी कि भय मुक्त बनाएंगे पश्चिम बंगाल को, गलत कहती थी क्या? और देखिए भय मुक्त हुआ है जब पश्चिम बंगाल, तो खुद टीएमसी के नेता कैसे खुल खुल कर बोल रहे हैं, निकल कर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी छूटे तो छूटे, सांसद विधायक रहें ना रहें देख लेंगे, लेकिन भाई अब बर्दाश्त नहीं करें। और ऐसे ऐसे लोग जो कोई राइट हैंड कोई लेफ्ट हैंड माना जाता था ममता दीदी का, वो सब आज खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चुन लो अभिषेक बनर्जी कि कल्याण बनर्जी। ये सब वही लोग हैं ना जो ममता बनर्जी के आगे पीछे लेफ्ट राइट हमेशा रहते थे और बहुत पावरफुल माने जाते रहे 15 साल तक जब सत्ता में ममता बनर्जी रही। लेकिन आज देखिए कि कुलबुलाहट कैसे बाहर निकल रही और कैसे ये तमाम नेता आज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को आईना दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि डर के आगे झुके हुए थे, भय के आगे हम लोग कुछ बोल नहीं रहे। बंगाल में रहना था, कलकत्ता में रहना था, इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे बहुत, नहीं तो बर्दाश्त करते। 1 महीने के भीतर इन नेताओं ने खेला कर दिया ममता बनर्जी के साथ। इधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती है और उधर एक एक करके उनसे सांसद टूटते जा रहे हैं। आज टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं प्रकाश चिक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया बॉस। पिछले 4 दिनों में 13 में से 3 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके। आप देखिए कि कैसे और किस लेवल पर बगावत चल रही और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर कितनी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी तो ठीक है, ममता बनर्जी से गिले शिकवे जो हैं वो तो दूर कर लेंगे, लेकिन पहले अभिषेक बनर्जी को साइड लगाई। तो कहते युवराज की तरह रहते हैं। अभी सुना ना आपने, इनका भविष्य गर्दिश में। ये कह रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता और नेता रहे हुए जो अभी छोड़े हैं अपनी पार्टी को। आप सुनिए कि इस्तीफा देने के बाद प्रकाश चिक ने
देख रहे हैं आप, सब कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल है। अब पार्टी का कुछ नहीं बचा हुआ है। पार्टी भी बचेगी कि नहीं बचेगी? पार्टी कांग्रेस में चली जाएगी। जो टीएमसी कांग्रेस से निकले थी वापस कांग्रेस में घुस जाएगी। चर्चा है बॉस। आज ही टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी दावा किया कि टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि टीएमसी से अब तक 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी के लिए आज एक राहत वाली खबर भी आई। वैसे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें भी बागी नेताओं की तरफ से गुट में शामिल होने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ने का फैसला किया। शत्रुघ्न सिन्हा का सुनिए। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। हालांकि अपने इस बयान के कुछ देर बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर दी। अब सोच रहे हैं कि बोल कोई क्या रहा है, कर क्या रहा है, और उन्हें सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने की बधाई भी दी। कल तक कोई नहीं जो बोल रहा है, जो कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने वो हिम्मत दिखाई है, पहले दीदी की तारीफ करते हुए और बाद में ये फोटो शेयर कर दी। अब सोचिए कि अंदर अंदर चल क्या रहा होगा। गजब चल रहा है। देखते जाइए तमाशा कहां तक चलता है और पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता है। बहरहाल पाठशाला में गर्मी के सबसे लोकप्रिय फल यानी कि मैंगो यानी कि आम के एक्सपोर्ट का चैप्टर आपको बताने वाला। भारत के रसीले आम को लेकर जापान तक क्यों हंगामा मचा हुआ है? भारत के आम में ऐसा क्या पाया गया? आम, लीची, तरबूज जैसे रसीले भारतीय फल को लेकर सच में कोई साजिश या जो दावा है वही सही है? वैसे तो गर्मी के मौसम में हर कोई परेशान रहता है, लेकिन इस मौसम की एक राहत की बात यह होती है कि अपने साथ मिठास से भरे रसीले आम को लेकर आता है ये मौसम। और यही वजह है कि भारत में आम को फलों का राजा की उपाधि दी गई। स्वाद और मिठास के किस्से दूर दूर तक, विदेश तक फैले हुए हैं आम। शायरी के पन्ने हो या फिर आम को खास बनाने की बात हो, आम को हमेशा से अव्वल दर्जा मिला है। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आम पैदा करने वाला देश है। यहां आम की करीब 1000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। एक दौर ऐसा भी था बॉस जब भारत के आम समुद्रों की लंबी यात्रा तय करके ब्रिटेन के राजमहल तक पहुंचते। अब हवाई यात्रा करके भारत के आम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जापान ने इस आम को खाने से इस बार मना कर दिया है, जबकि जापान हर साल भारत के आमों का बेसब्री से इंतजार करता है। पूरे जापान में भारत के अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसे किस्मों की बहुत बड़ी डिमांड है। लेकिन इसके बाद भी जापान ने भारत से आम मंगाने पर बैन लगा दिया है। नियम कायदों के मामले में जापान बहुत ही सख्त देश है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पिछली बार जापान ने भारत के आमों पर 20 साल के लिए बैन लगा दिया। बड़ी मुश्किल के बाद यह बैन हटाया गया, लेकिन कुछ दिन पहले जापान ने दोबारा यह बैन लगा दिया। जापान को आम एक्सपोर्ट करने के लिए एक एक आम की क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद जापान का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट फिर से आम की क्वालिटी को अपने पैरामीटर पर चेक करते हैं। लेकिन इस बार भारत के आमों में कई कमियां देखी गई, जिस पर जापान ने नोटिस जारी कर दिया। जापान की योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने पहले एक नोटिस में कहा कि 25 मार्च 2026 या उसके बाद भारत से जारी किए गए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वाले आमों को स्वीकार नहीं किया जाए। जापान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जब तक भारतीय सेंटर अपनी प्रक्रिया और गुणवत्ता में सुधार नहीं करते हैं, तब तक ये रोक जारी रहेगी। जापान की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुछ सेंटर्स में आमों को कीड़ों और संक्रमण से बचाने के नियम सही तरीके से फॉलो नहीं किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में जापानी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में मौजूद वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी कि VHT सेंटर की जांच। VHT एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आमों को गर्म और नमी वाली हवा में रखा जाता है ताकि उसमें मौजूद कीड़े खत्म हो जाएं और आम एक्सपोर्ट के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन इस बार निरीक्षण के दौरान सफाई और कीड़े खत्म करने की प्रक्रिया में कुछ कमियां थी, जिसके बाद जापान ने भारत से आम का आयात रोकने का फैसला किया। इस खबर के आने के बाद भारत में आम के किसानों और व्यापारी समूहों को आम के सीजन में एक झटका लगा, क्योंकि आम सीजनल है
इसे ऐसा तो नहीं होगा कि अभी रख लेंगे, बाद में इसको ठीक करके या फिर इसको दुरुस्त करके फिर से भेज देंगे। इस बार जो फसल उन्होंने तैयार की थी वो नहीं जाएगी। ऐसे में ये बैन उनके लिए एक बड़ा झटका है। आम में जो उन्होंने लोगों ने पाबंदी लगाई है कि पेस्टिसाइड वगैरह काम है, इतना पेस्टिसाइड कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह वाला काम है। पेस्टिसाइड अगर नहीं यूज करेंगे किसान तो माल काला पड़ जाएगा, और काला माल काठमांडू को भी ज्यादा नहीं पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां माल दिखता है बिल्कुल फ्रेश और साफ। बिजनेस पर पूरा प्रभाव पड़ गया सर, मद्दा बिक रहा, आम ग्राहक नहीं है, वे दिक्कत है, हम लोग पे परेशानियां है। अब हम लोग परेशान है 2-3-4 दिन से। और जबकि नेपाल देश तो एक ही 2 तरीके का माल लेती थी, अगर वो अब नहीं ले रही है तो उसमें हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बॉस, भारतीय आमों पर जापान के बैन की वजह से किसान और व्यापारी परेशान हैं, जबकि इन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं है। यह कमी तो उन प्लांट्स की है जिन्होंने आम को सुरक्षित बनाने वाली प्रोसेस को ठीक नहीं किया। दरअसल आम को एक्सपोर्ट करने से पहले क्वारंटाइन ट्रीटमेंट और वेपर हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, यानी कि इस प्रोसेस से होकर आम को आगे बढ़ना होता है। इस प्रोसेस में आम को किसी तरह कीड़े या कीट जैसे फ्रूट फ्लाई के अंडे और लार्वों से बचाया जाता है। इसमें वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी कि VHT एक नॉन केमिकल प्रोसेस है, जिसमें आमों को नमी के साथ गर्म हवा से गुजारा जाता है। इसमें आमों को विशेष VHT मशीन के चैम्बर में रखा जाता है, जहां तापमान धीरे धीरे करीब 47 डिग्री तक बढ़ाया जाता है। यह प्रोसेस 10 से 40 मिनट तक होती है, जिससे आम के अंदर पल्प में मौजूद सभी तरह के कीट खत्म हो जाते हैं, यानी कि कीड़े खत्म हो जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आम इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, यानी कि आसान भाषा में अगर आप समझें या कहें तो आम का ट्रीटमेंट करने वाले प्लांट्स की एक छोटी सी लापरवाही आम के किसानों पर भारी पड़ रही है। इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है, आइए आपको सुनना। अभी याकोहामा के कुछ एक्सपर्ट्स ने इन तीनों ही सेंटर को विजिट किया, रहमानपुर लखनऊ में, वशी जो गुजरात में है समुद्र के किनारे, और नवी मुंबई में जो महाराष्ट्र में है। और वहां पे इनको फ्यूमिगेशन प्रोटोकॉल और VHT प्रोटोकॉल्स का कुछ उल्लंघन दिखाई दिया। इनको लगा कि ये भारत के लोग कुछ अवॉइड कर रहे हैं, तो उन्होंने एक टेम्पररी 26 मार्च 2026 के बाद जो आमों की खेप उनके यहाँ जानी थी उस पे रोक लगाई है, ना कि हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। दूसरी बात कि इन आम इस रोक से, इस बैन से जो आम्रपाली वैरायटीज हैं, जो केसर की वैरायटी है, जो अल्फांसो वैरायटी है, वो ज्यादा प्रभावित हुई है। लखनऊ की दशहरी, कपूरी, चौसा, लंगड़ा ये आम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ना कि इन पर कोई बैन है। देखिए बॉस, नियम कायदे के मामले में जापान बहुत सख्त देश है। आप सोचिए कि आम की चेकिंग के लिए उनकी टीम जापान से इंडिया आकर यहां के प्लांट्स देखकर गई। इससे पहले भी जापान भारत के आमों पर बैन लगा चुका है। 1986 में जापान ने भारतीय आमों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। यह बैन करीब 20 साल तक चला और साल 2006 में इसे हटाया गया। उस समय भी भारतीय आम में फ्रूट फ्लाई जैसे कई कीट मिले। जापान में खाने पीने की चीजों को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी किसी तरह के इन्फेक्शन पर पूरी तरह बैन लग जाता है। और इन 20 सालों तक आम के एक्सपोर्ट की वजह से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद साल 2006 में भारत सरकार ने जापान को वेपर हीट ट्रीटमेंट का भरोसा दिया। जून 2006 में भारत ने प्लांट्स की जांच के बाद औपचारिक रूप से बैन हटा लिया। लेकिन इस बार फिर से भारत में मौजूद आम के ट्रीटमेंट प्लांट्स ने वही गलती दोहरा दी, क्योंकि जितने भी आइलैंड कंट्री हैं, चाहे वो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये इस बात से बहुत चिंतित है कि विदेशी कोई भी बीमारी उनके देश में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर कोई बीमारी आती है तो अगर वो बाकी फ्रूट्स में या उनके खेतों में फैल जाती है तो ये परमानेंट प्रॉब्लम वहां स्टेब्लिश हो जाती है। इसको रोकने के लिए क्वारंटाइन नॉर्म्स को लेकर देश बहुत सेंसिटिव है। और भारत के आम में जो जापान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है वो है फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये आम उग रहा होता है तो इन्फेस्टेशन में ये जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं ये आम के अंदर अपने अंडे दे देती हैं। रात की बात यह है कि जापान ने कोई परमानेंट बैन अभी नहीं लगाया है, ये एक टेम्पररी बैन है। अगर आम एक्सपोर्ट करने वाले प्लांट्स अपनी कमियों को ठीक कर लेंगे तो री इंस्पेक्शन के बाद इसे हटाया जा सकता है इस बैन। लेकिन तब तक भारत के
प्रीमियम वैरायटी के जो आम हैं उन पर बुरा असर पड़ गया हो। जापान में भारत के अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली किस्म के आमों की अच्छी मांग है। साल 2025-26 में गुजरात का केसर आम जापान भेजे जाने वाले भारतीय आमों की लिस्ट में सबसे ऊपर। 2024-25 में भारत ने दुनिया भर में करीब 30,000 मीट्रिक आमों का एक्सपोर्ट किया, जिसकी कुल कीमत करीब 537 करोड़ रुपए। भारत के सबसे बड़े बाजार यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत और कतर है, जबकि जापान मैंगो एक्सपोर्ट का एक छोटा लेकिन प्रीमियम और हाई वैल्यू बाजार माना जाता है। यहां कुछ आम की कुछ वैरायटी में पीस के हिसाब से अच्छी कीमत मिल जाती है, लेकिन इस बैन की वजह से किसानों और एक्सपोर्टर्स को मार्जिन और ब्रांडिंग का नुकसान होगा। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि भारतीय बाजारों में ये प्रीमियम क्वालिटी के आम कम कीमत पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि आम, जिस प्रीमियम क्वालिटी के आम का मजा आप शायद आम के जापान जाने की वजह से नहीं ले पाते होंगे, इस बार उसका मजा, उसका लुत्फ आप उठा पाए। पाठशाला में नेक्स्ट चैप्टर अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ। हॉर्मुज बंद, क्रूड ऑयल फिर से महंगा, क्या फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं? भारतीय नाविकों को अमेरिका ने बनाया निशाना, यूएन तक पहुंचा मामला, ट्रंप और क्या क्या करेंगे? ईरान में फिर से धमाके हो रहे हैं, जवाब में ईरान भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद दोनों देश फिर से आमने सामने। करीब 62 दिनों की शांति के बाद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ना के बराबर हो गई है और इसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI क्रूड कल के मुकाबले महंगा हो, और ट्रंप ने जैसे ही ऐलान किया है कि वो आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, उसके बाद तो तेल के दामों में उछाल आनी ही। जिस तरह से हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और खासकर भारतीय नाविकों वाले जहाज चपेट में आए हैं, उसके बाद यह चिंता और बढ़ गई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या तेल में फिर से आग लग जाएगी? क्या $150 प्रति बैरल के पार चला जाएगा क्रूड ऑयल? और अगर क्रूड ऑयल महंगा होता जाएगा तो क्या खाने पीने की चीजें सस्ती बचेंगी? पेट्रोल और डीजल का क्या होगा? 1 महीने के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं बॉस। उसके बाद घरेलू गैस भी 29 रुपए महंगी हो गई है। अगर युद्ध चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें महंगाई पसंद है और अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों पर अपना कंट्रोल चाहता है। ट्रंप की जिद कैसे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस का नया संकट पैदा करने वाली है? पाठशाला में इस चैप्टर में तेल गैस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले हॉर्मुज से आई उस खबर के बारे में आपको बता देता हूं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि क्या ही कर दिया है वो। अमेरिका की लड़ाई ईरान से चल रही है। हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं, मगर इस युद्ध में भारतीय टारगेट पर आ रहे हैं। फिर से एक ऐसे जहाज पर अटैक किया गया है जिसमें भारतीय नाविक सवार थे। ओमान तट के पास 20 भारतीय नाविकों वाले टैंकर पर जोरदार अटैक हुआ, उसकी अमेरिका ने जिम्मेदारी भी ली। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि MT जलवीर ईरानी तेल ले जा रहा था जिस पर अटैक किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने सेत्तेबेल्लो और मेरीवेक्स पर भी फायरिंग की थी और इन दोनों ही जहाजों पर भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से सेत्तेबेल्लो पर 3 भारतीय क्रू के सवार होने की जानकारी मिली थी और उनकी जान चली गई थी। अमेरिका की इस हरकत पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को विदेश मंत्रालय बुलाकर बताया गया कि भाई साहब ये सब नहीं चलने वाला है, समझ जाइए जल्दी से। जहाजों पर होने वाले हमले बंद होने चाहिए और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा हर हाल में जरूरी है। मामला यूएन तक पहुंच गया है बॉस, जहां भारत ने आपत्ति जता दी। Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. बॉस, दुनिया का करीब 20% ऑयल जिस हॉर्मुज रूट से होकर गुजरता है, अगर वहां अटैक होंगे तो जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल पर इसका असर पड़ेगा, और वही हो भी रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छलांग लगा रही हैं। ब्रेंट क्रूड आज सुबह $95 प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड $92 तक पहुंच गया है। आज जैसे ही ट्रंप ने सोशल अकाउंट ट्रूथ के जरिए ऐलान किया कि वो ईरान पर आज रात सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, उसके बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा। हालांकि बाद में फ्लक्चुएट करता दिखाई दिया। ये ट्रंप ने क्या कुछ कहा है पहले वो आपको बता देता हूं,
फिर आपको समझाऊंगा कि इससे तेल की कीमतों में क्या असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने अपनी धमकी में कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। यह भी ट्रंप ने दावा किया है कि खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी कब्जा करे। ट्रंप के मुताबिक ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरीके से उनका कंट्रोल होगा। इसके लिए ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण दिया। वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर अमेरिका ने वहां की कच्चे तेल से जुड़ी सुविधाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान का हाल भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ईरान की हमला करने की क्षमता खत्म हो चुकी। ट्रंप ने इस धमकी से पहले क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देंगे। You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. मतलब इन भाई साहब को महंगाई पसंद है, फिर चाहे दुनिया कितनी भी एनर्जी क्राइसिस से होकर गुजरे और कुछ भी हो जाए। गजबे आदमी है भाई। नॉर्वे की ऊर्जा रिसर्च और इंटेलिजेंस फर्म रेस्टेड एनर्जी ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 महीने में 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। अपनी इस रिपोर्ट में खाड़ी के 6 प्रमुख उत्पादक देशों को आधार बनाया है इसने, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से इन देशों में हर रोज 1 करोड़ 18 लाख बैरल तेल उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इतने तेल का प्रोडक्शन होना रोजाना ठप हो गया है। इसमें चेतावनी जारी की गई है कि ऐसी स्थिति रही तो क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यह भी चेतावनी जारी की गई है कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए महंगाई का खतरा बढ़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। वैसे तो भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता नहीं है। 7 साल बाद 6 लाख बैरल ऑयल लिया भी था, लेकिन उससे छोड़ अगर दीजिए तो तेल व्यापार जीरो रहा है। मगर फिर भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर असर तो पड़ेगा ही। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत के पास फिलहाल इतना कच्चा तेल है कि हॉर्मुज बंद रहने पर भी बहुत बड़ी आफत आने नहीं वाली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया है कि फिलहाल 60 दिनों के लिए तेल और गैस का स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि देश में घरेलू स्तर पर एलपीजी गैस का प्रोडक्शन बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन पहुंचाया गया है, जो कि पहले 32,000 मीट्रिक टन से बहुत ज्यादा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि भारत के पास कच्चा तेल अगस्त तक की मांग को पूरा करने के लिए काफी है, जबकि आधी जुलाई तक एलपीजी को लेकर गंभीर समस्या नहीं आने वाली। मगर फिर भी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और दूसरे सप्लायर से खरीद बढ़ा दी गई है। वेनेजुएला से भी तेल मंगाया जा रहा है।